Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is blue bond. तो हम जानेंगे ब्लू बॉन्ड के बारे में. पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है. सेबी हैज प्रपोज्ड द ब्लू बॉन्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस. सेबी जो है आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने प्रपोज किया है ब्लू बॉन्ड को सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए. तो हम जानेंगे ब्लू बॉन्ड के बारे में. इट विल बी अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट टू सपोर्ट इन्वेस्टमेंट इन हेल्दी ओशियन एंड ब्लू इकोनॉमिक दैट इज यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ओशियन रिसोर्सेज, फिशिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी. ये जो है ये एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होगा जो सपोर्ट करेगा इन्वेस्टमेंट को हेल्दी ओशियन और ब्लू इकोनॉमिक्स के ऊपर, जैसा कि नाम है इसका ब्लू बॉन्ड. ये जो है ओशियन रिसोर्सेज को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज करेगा, सस्टेनेबल एक्सप्लॉइट करेगा ये ओशियन रिसोर्सेज को, फिशिंग को, और एक्सट्रैक्ट करेगा रिन्यूएबल एनर्जी को ओशियन से. इट विल कैटलाइज प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 लाइफ बिलो वाटर. ये जो है मदद करेगा कैटलाइज करने में जो प्रोग्रेस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 का, जो लाइफ है बिलो वाटर का, उसको कैटलाइज करने में मदद करेगा. यूएन डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021 टू 2030. और जो यूएन डिकेड है ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ये आपका 2021 से 2030 तक के लिए है. फर्स्ट ब्लू बॉन्ड जो था आपका रिपब्लिक ऑफ साइसेल्स इन 2018 वाज द फर्स्ट टू कम विद अ सॉवरेन ब्लू बॉन्ड. और जो रिपब्लिक ऑफ साइसेल था ये 2018 में पहला कंट्री था जो कि सॉवरेन ब्लू बॉन्ड लेके आया था. अदर सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड, ब्लू बॉन्ड के जैसा जो और भी बॉन्ड है, तो ग्रीन बॉन्ड इज टू फंड प्रोजेक्ट दैट हैव पॉजिटिव इन्वायरमेंट एंड और क्लाइमेट बेनिफिट. ग्रीन बॉन्ड जो है इसका उपयोग होता है फंड करने के लिए वैसे प्रोजेक्ट को जिसका पॉजिटिव इन्वायरमेंटल या क्लाइमेट बेनिफिट हो. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इको स्ट्रेस. तो हम जानेंगे इको स्ट्रेस के बारे में. नासा इकोसिस्टम एंड स्पेस बॉर्न थर्मल रेडियोमीटर एक्सपेरिमेंट ऑन स्पेस स्टेशन इको स्ट्रेस आर हेल्पिंग इन अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न एंड रीजन बिहाइंड वाइल्ड फायर. जो नासा का इकोसिस्टम एंड स्पेस बॉर्न थर्मल रेडियोमीटर एक्सपेरिमेंट ऑन स्पेस स्टेशन इको स्ट्रेस है, ये मदद कर रहा है समझने में जो पैटर्न है और जो रीजन है वाइल्ड फायर के पीछे. तो किसका है आपका इको स्ट्रेस इनिशिएटिव? तो नासा का है. ये क्या कर रहा है? तो मदद कर रहा है समझने में जो पैटर्न और रीजन है वाइल्ड फायर के पीछे का. तो हम जानेंगे इसके बारे में. It is a multiple wavelength imaging spectrometer to study the effectiveness of water used by vegetation, the water stress and their ability to adapt to a warming climate. By measuring the rate of release of water by plant, the intensity of coming wildfire can be measured. ये एक मल्टीपल वेवलेंथ इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर है जो स्टडी करता है इफेक्टिवनेस को वाटर का, जिसका कि उपयोग होता है वेजिटेशन के लिए, जो वाटर स्ट्रेस और जो उसका एबिलिटी है जो अडॉप्ट किया जा सकता है वार्मिंग क्लाइमेट के दौरान, इसको ये स्टडी करता है. मेजर करके जो रेट है जो रिलीज होता है वाटर प्लांट के द्वारा, जो इंटेंसिटी है आने वाला वाइल्ड फायर का, उसको मेजर किया जा सकता है. A spectrometer is an optical instrument used to measure the properties of light over a specific portion of the electromagnetic spectrum. और जो स्पेक्ट्रोमीटर है ये आपका एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग किया जाता है मेजर करने के लिए प्रॉपर्टीज को लाइट का एक स्पेसिफिक पोर्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड लायन डे. हम जानेंगे वर्ल्ड लायन डे के बारे में, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, फिर लायन के बारे में, फिर लायन को आईयूसीएन कैटेगरी में किस स्टेटस में रखा गया है. तो अगस्त 10 इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड लायन डे. अगस्त 10 जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड लायन डे के तौर पे. सिग्निफिकेंस क्या है लायन का? ओवर द कोर्स ऑफ 5 decades, the global lion population has decreased by about 95%, necessitating a need to work toward its conservation, which World Lion Day emphasized on. जो 5 decade का कोर्स था उस दौरान जो ग्लोबल लायन का पॉपुलेशन था उसमें गिरावट देखा गया है 95% का. आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज डिक्लाइन हुआ है. इस कारण नेसेसिटी हो गया है कि काम किया जाए एक साथ इसके कंजर्वेशन को लेके, जिसके कारण वर्ल्ड लायन डे को फोकस किया गया, वर्ल्ड लायन डे को ऑब्जर्व किया जाने लगा. Increase public awareness of the threat they face, protect their natural habitat and build more habitat. इसमें इंक्रीज किया जाएगा पब्लिक अवेयरनेस को लेकर जो थ्रेट उनको फेस करना पड़ रहा है, प्रोटेक्ट किया जाएगा लायन के नेचुरल हैबिटेट को और बिल्ड किया जाएगा और हैबिटेट को उनके लिए. लायन के बारे में हम जान ले. लायन और पैंथेरा लियो. लायन जिसको कि हम पैंथेरा लियो के नाम से भी जानते हैं. लायन सेकेंड लार्जेस्ट कैट है टाइगर के बाद. ये जो है ग्रुप में रहता है जिसको कि हम प्राइड भी कहते हैं. द लायन इज एन एपेक्स एंड की स्टोन प्रीडेटर. और लायन जो है आपका वो एक एपेक्स और की स्टोन प्रीडेटर है. आईयूसीएन स्टेटस की अगर हम बात करें तो एशियाटिक लायन को इंडेंजर कैटेगरी पे रखा गया है, जबकि अफ्रीकन लायन को वल्नरेबल कैटेगरी पे. तो ये याद होना चाहिए, एशियाटिक लायन है तो इंडेंजर कैटेगरी और अफ्रीकन लायन है तो वल्नरेबल कैटेगरी.
इंडिया का हम देख लेते हैं। तो गर फॉरेस्ट जो गुजरात का आपका वो होम है ओनली वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ लायन के लिए, जो कि आउटसाइड अफ्रीका के पाए जाते हैं। जो पॉपुलेशन है लायन का वो कंटिन्यूअसली एक्सपेंड किया इंडिया पे, पहले 523 था, वो बढ़ के 624 हो गया 2015 से 2020 के दौरान। डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, क्या डिफरेंट होता है मेल और फीमेल पे? मेल हैव ए थिक मैन ऑफ हेयर अराउंड देयर हेड वाइल फीमेल डोंट हैव इट। मेल का थिक मैन ऑफ हेयर होता है हेड के पास, जबकि फीमेल में नहीं होता है। क्या डिफरेंट है एशियाटिक और अफ्रीकन लायन पे? द मेल एशियाटिक लायन हैज ए रिलेटिवली शॉर्ट स्पार्स एंड डार्कर मैन कंपेयर टू द फुलर मैन ऑफ द अफ्रीकन लायन। The most distinguished characteristic of the Asiatic lion is the longitudinal fold of skin that run along its belly. जो मेल एशियाटिक लायन होता है उसका रिलेटिवली शॉर्ट स्पार्स और डार्कर मेन होता है, अगर हम इसको कंपेयर करें फुलर मेन से अफ्रीकन लायन के तो। और जो सबसे डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक है एशियाटिक लायन का, जो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड होता है स्किन का, जो कि उसके बेली के आसपास होता है, एशियाटिक लायन में ये पाया जाता है, जबकि अफ्रीकन लायन में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है नीड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। आवश्यकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो ऐसा क्यों कहा गया? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानेंगे, फिर इससे रिलेटेड आर्टिकल के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड सारे फैक्ट को हम कंसीडर करेंगे। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। इंडिया नीड यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन लॉ विल रिस्टोर इक्वलिटी एंड जेंडर पैरिटी। इंडिया को आवश्यकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, वन नेशन वन लॉ जो होगा वो मदद करेगा रिस्टोर करने में इक्वलिटी को और जेंडर पैरिटी लाएगा। तो डिफिनेशन को हम समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी कॉल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ वन लॉ फॉर इंडिया विच वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटी इन मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, adoption. The code comes under Article 44 of the Constitution, which lay down that the state shall endeavor to secure a uniform civil code for the citizen throughout the territory of India. जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यूसीसी, ये कहता है कि फॉर्मुलेट करने की आवश्यकता है एक लॉ को भारत के लिए, जो कि एप्लीकेबल हो सारे रिलीजियस कम्युनिटी मैटर पे, चाहे वो मैरिज हो, डाइवोर्स हो, इनहेरिटेंस हो या अडॉप्शन की बात हो। ये जो लॉ है ये आपका आर्टिकल 44 में कोड के बारे में इसका बताया गया है, जो कि कहता है स्टेट जो है वो इंडेवर करे, सिक्योर करे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को सिटीजन के लिए पूरे भारत में। इंपॉर्टेंस क्या है आर्टिकल 44 का? The objective of Article 44 of the Directive Principle in Indian Constitution was to address the discrimination against vulnerable group and harmonize diverse cultural group across the country. जो ऑब्जेक्टिव है आर्टिकल 44 का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि ये एड्रेस करेगा जो डिस्क्रिमिनेशन है वल्नरेबल ग्रुप के खिलाफ और हार्मोनाइज करेगा जो डाइवर्स कल्चर ग्रुप है पूरे कंट्री में। ब्रीफ हिस्ट्री को हम समझते हैं यूसीसी का। The origin of UCC date back to colonial India when the British government submitted its report in 1835 stressing the need for uniformity in the codification of Indian law relating to crime, evidence and contract, specifically recommending that personal law of Hindu and Muslim be kept outside such codification. जो ओरिजिन था यूसीसी का वो काफी पुराना है, कॉलोनियल इंडिया के समय का है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबमिट किया था अपने रिपोर्ट को 1835 में और स्ट्रेस किया था कि आवश्यकता है यूनिफॉर्मिटी का, कोडिफिकेशन करने की आवश्यकता है इंडियन लॉ को, जो कि रिलेटेड हो क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट से। स्पेसिफिकली उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो पर्सनल लॉ है हिंदू और मुस्लिम का, उसको आउटसाइड रखा जाए इस टाइप के कोडिफिकेशन से। ऑब्जेक्टिव क्या है यूसीसी का? ब्रिंगिंग सिंप्लिसिटी इन पर्सनल लॉ, यानी सिंप्लिसिटी लाया जाए पर्सनल लॉ पे। व्हेन इनेक्टेड द कोड विल वर्क टू सिंप्लीफाई लॉ दैट आर सेग्रीगेटेड एट प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीफ लाइक हिंदू कोड बिल, शरीयत लॉ एंड अदर। जब इनेक्ट कर दिया जाएगा यूसीसी को, तो ये काम करेगा सिंप्लीफाई करने में लॉ को, जो कि अभी सेग्रीगेटेड है रिलीजियस बिलीफ के आधार पे, हिंदू कोड बिल, शरीयत लॉ और अदर के आधार पे, वो सब एक हो जाएगा। यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस कंट्री, ये एक यूनिफॉर्मिटी लाएगा पूरे कंट्री के लिए। द कोड विल सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स लॉ अराउंड मैरिज सेरेमनी, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, एडॉप्शन, मेकिंग देम वन फॉर all. The same civil law will then be applicable to all citizens irrespective of their faith. ये जो कोड है ये सिंप्लीफाई करेगा जो कॉम्प्लेक्स लॉ है मैरिज सेरेमनी, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, एडॉप्शन को लेके, और सेम सिविल लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा सारे सिटीजन के लिए इरेस्पेक्टिव उनका फेथ कुछ भी हो। नेशनल इंटीग्रेशन, ये नेशन को इंटीग्रेट करेगा। यूसीसी एम्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वल्नरेबल सेक्शन एज इनवाइजेड बाय बाबा साहेब अम्बेडकर इंक्लूडिंग वुमेन एंड रिलीजियस माइनॉरिटी while also promoting nationalistic fervor through unity. जो यूसीसी है ये उसका मदद करेगा प्रोवाइड करने में प्रोटेक्शन को वल्नरेबल सेक्शन को, जैसा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, जिसमें कि वुमेन और रिलीजियस माइनॉरिटी भी आएंगे। साथ साथ ये प्रमोट करेगा नेशनलिस्टिक फर्वर को पूरे यूनिटी के साथ। वाई इज इट नीडेड नाउ? अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? टू काउंटर द जेंडर डिस्पैरिटी प्रोड्यूस्ड बाय स्पेसिफिक पर्सनल लॉ।
काउंटर करने के लिए जो जेंडर डिस्पैरिटी है जो कि स्पेसिफिक पर्सनल लॉ के कारण है, उसको काउंटर करने के लिए आवश्यकता है यूसीसी की। इंडिया का एक हिस्ट्री है सेवरल पैट्रियार्कल और मिसगाइनिस्टिक ट्रेडिशन का, जो कि परपेचुएट किया गया है सोसाइटी के द्वारा और एंशियंट रिलीजियस नॉर्म्स के अनुसार, जो कि अभी भी डोमिनेट कर रहा है फैमिली लाइफ पे। प्लगिंग द लूप होल इन लीगल सिस्टम, जो लूप होल लीगल सिस्टम पे है उसको खत्म करने के लिए। बाय लीगलाइजिंग पर्सनल लॉ वी हैव एस्टैब्लिश अ पैरेलल कोर्ट सिस्टम बेस्ड ऑन थाउजेंड्स ऑफ एंशिएंट वैल्यू। बाय एलिमिनेटिंग ऑल लूप होल द यूनिवर्सल सिविल कोड वुड टिप द बैलेंस इन फेवर ऑफ सोसाइटी। लीगलाइज करके पर्सनल लॉ को हम लोगों ने स्टैब्लिश कर दिया एक पैरेलल कोर्ट सिस्टम को थाउजेंड्स ऑफ एंशिएंट वैल्यू के अनुसार। एलिमिनेट करके सारे लूप होल्स को यूनिवर्सल सिविल कोड जो है ये बैलेंस जो है सोसाइटी के फेवर पे लाएगा। रीअफर्मिंग इक्वालिटी टू एवरीवन, ये रीअफर्म करेगा कि इक्वालिटी जो है वो सबको मिले। While Muslims are permitted to marry many times in India, Hindu or Christian will face prosecution for doing the same. Similarly, there are significant disparity between many religious related regulation. मुस्लिम को परमिट किया गया कि वो मैरी कर सकते हैं बहुत सारे टाइम भारत में, जबकि हिंदू और क्रिश्चियन को प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ता है अगर वो ये काम करते हैं तो। उसी तरीके से सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी है बहुत सारे रिलीजन पर जो कि रिलेटेड है रेगुलेशन को लेके। एड्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये मदद करेगा सॉल्व करने में जो वोट बैंक पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम है जो कि सबसे बड़ा इश्यू है। अगर सारा रिलीजन जो है वो सेम लॉ को फॉलो करेगा तो कोई भी जगह नहीं बचेगा पॉलिटिसाइज करने का जो इश्यू है डिस्क्रिमिनेशन को लेके, कंसेशन को लेके, और स्पेशल प्रिविलेज जो कि एंजॉय किया जा रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके जो कि रिलीजियस पर्सनल लॉ के ऊपर बेस होगा, ये ग्राउंड ही खत्म हो जाएगा। इन्फ्यूजिंग सेकुलरिज्म, ये जो है इन्फ्यूज करेगा सेकुलरिज्म को भी। एट द मूवमेंट वी प्रैक्टिस सिलेक्टिव सेकुलरिज्म विच मीन दैट वी आर सेकुलर इन सम एरियाज बट नॉट इन अदर। अ यूनिफॉर्म सिविल कोड रिक्वायर ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया टू एडयर टू द सेम सेट ऑफ लॉ regardless of whether they follow हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और सिखिज्म। इस मूवमेंट में जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सिलेक्टिव सेकुलरिज्म को, इसका मतलब है कि जो सेकुलर कुछ एरिया पे होता है कुछ में नहीं होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये आवश्यकता है ताकि सारे सिटीजन जो है इंडिया के वो फॉलो करे सेम सेट ऑफ लॉ को। कोई मतलब नहीं है कि वो किस कम्युनिटी व किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या सिक्किम से। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक ऑन यूसीसी, तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक था यूसीसी को लेके। डेनियल लेखफी केस जो था, इस केस में डिमोन्स्ट्रेट किया गया था किस तरीके से यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ जो है जो प्रिवेल करेगा अनजस्ट रिलीजियस लॉ के ऊपर। और इस केस में जो मुस्लिम वुमेन एक्ट था उसको चैलेंज किया गया था वायलेशन को लेके आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 को लेके कॉन्स्टिट्यूशन का। और मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन था जो अमाउंट जो कि पेड किया जाना था इद्दत पीरियड के दौरान। सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया था एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, लेकिन इंटरप्रेट किया गया इसको सेक्शन 125 के अनुसार सीआरपीसी के कि जो अमाउंट रिसीव किया जाएगा वाइफ के द्वारा इद्दत पीरियड पे वो सफिशियंट होना चाहिए सपोर्ट करने के लिए उनके इद्दत पीरियड को, साथ साथ रिमाइंडर ऑफ और लाइफ के लिए जब तक कि वो रिमैरी ना करे। चैलेंज अहेड इन इट एप्लीकेशन, लेकिन चैलेंज बहुत सारा है इसके एप्लीकेशन को लेके। तो सबसे बड़ा रीजन है एजुकेशन की कमी। इंडिया जो है वो एक कंट्री है जहाँ पे बहुत सारा कल्चर है और जो बिलीफ है पीपल का वो काफी अलग अलग है, इसलिए राइट कम्युनिकेशन और एजुकेशन जो है सारे रिलीजियस ग्रुप के बीच में बहुत आवश्यक है ताकि इंप्लीमेंट किया जा सके इसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। एप्रीहेंशन ऑफ सम पीपल, जो एप्रीहेंशन है कुछ पीपल का, जो डर है कि कुछ सर्टन सेक्शन जो सोसाइटी के वो स्पेशल अधिकार रखते हैं, उसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। और कोई भी इंटरफेरेंस जो कि एग्जेम्प्ट किया गया था उसको हटाने की आवश्यकता है यूसीसी के माध्यम से। ये इंश्योर करेगा कि जो सोसाइटी है वो एक है और फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 15 के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होगा। जो केस स्टडी अगर हम करें गोवा की, तो ये एक पर्टिनेंट नोट किया गया है कि जो स्टेट ऑफ गोवा है वो पहला स्टेट था जिसने इंप्लीमेंट किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड को जब ये लिबरेट हुआ था पोर्टुगीज से 1961 पे। सुप्रीम कोर्ट जो है इवन कहा है कई बार कि गोवा जो है वो एक एग्जाम्पल है जहाँ पे यूसीसी जो है वो एप्लीकेबल है सबके लिए, कोई मतलब नहीं है रिलीजन से, एक्सेप्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लिमिटेड राइट को। कंक्लूजन इससे हम ये निकाल सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया को आवश्यकता है यूसीसी की, जो कि काम करेगा एक साथ, मदद करेगा प्रमोट करने में यूनिफॉर्मिटी को और कुछ हद तक म्यूट करेगा जो साउंड या पॉल्यूशन का जो कि क्रिएट किया गया है कुछ रिलीजियस रेडिकल फोर्सेज के द्वारा। और अगर हम इंडिविजुअल लेवल में बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि यूसीसी जो है ये ऑब्जेक्टिव है वन नेशन वन लॉ का, और ये जो है मदद करेगा पीपल को, ये एक टूल जो है डिस्क्रिमिनेशन को लेकर वुमेन और टारगेट करने का पर्टिकुलर रीजन को उसको ये हमेशा के लिए खत्म कर देगा अगर यूसीसी को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाए तो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्चेस इंडाइजेनस वैक्सीन फॉर लंपी स्किन डिजीज। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च किया है इंडाइजेनस वैक्सीन को लंपी स्किन डिजीज के लिए। तो किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया है इंडाइजेनस वैक्सीन को लंपी प्रो वैक्लिन, जिसका नाम है प्रोटेक्ट करने के लिए लाइफ स्टॉक को लंपी स्किन डिजीज से।
ये जो वैक्सीन है इसको डेवलप किया गया है नेशनल इक्विन रिसर्च सेंटर हिसार हरियाणा के द्वारा कोलैबोरेशन के साथ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इजात नगर बरेली के। लंपी स्किन डिजीज के बारे में हम जान ले तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि कैटल को होता है। ये जो है वायरस के कारण होता है। जो वायरस है वो आपका फैमिली प्रोक्सीविल्डा को बिलोंग करता है जिसको हम निटलिंग वायरस भी कहते हैं। इस डिजीज को कैरेक्टराइज किया गया कि इसमें फीवर होता है, इन लार्ज सुपरफिशियल लिम्फ नोड देखा जा सकता है, मल्टीपल नोड्यूल को जिसका साइज 2 से 5 सेंटीमीटर होता है डायमीटर पे स्किन और मुकस मेम्ब्रेन पे, इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में भी इसको पाया जा सकता है। जो इन्फेक्टेड कैटल होता है वो डेवलप करता है एडिमेटियस स्वेलिंग अपने लिम्फ पे और वो एग्जिबिट करता है लेमिनेस को। ये जो वायरस है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है इसका, क्योंकि जो अफेक्टेड एनिमल है वो परमानेंट डैमेज हो जाता है, उसका स्किन लोअर कर देता है उसके कमर्शियल वैल्यू को और उनको हाइड करना पड़ता है। एडिशनली ये जो डिश है ये ऑफन इसके कारण क्रोनिक डेबिलिटी का सामना करना पड़ता है, मिल्क की कमी हो जाती है, मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, ग्रोथ हिंडर होता है, इनफर्टिलिटी होता है, एबॉर्शन करना पड़ता है, कई बार मृत्यु भी हो जाती है जानवर के। इस कारण इस डिजीज को टैकल करना बहुत ही जरूरी है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर आल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।